सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गैस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी होमगार्ड नई भर्ती का जीके जीएस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ टॉपिक से आपको यहाँ पे जो है वो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका यूपी जीके हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके हो। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यूपी जीके से थोड़ा सा आपको प्रश्न जो है, यानी कि 20 मार्क्स का जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 20 रहेंगे, और जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो अलग से 20 नंबर का यूपी जीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, ये आपसे पूछ रहा है। सुबनसिरी, सोन नदी, जोंक नदी या फिर व्यास नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी जो है ना, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ सुबनसिरी का, तो सुबनसिरी जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसके बाद याद रखिएगा सोन नदी जो है, याद रखिएगा ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और जो जोक नदी है ना, ये आपके महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर मैं इसके उद्गम के बारे में बात करूँ, तो इसका उद्गम कहाँ से कहाँ होता है। तो ये आप याद रखिएगा, तिब्बती पठार से जो है इसका उद्गम होता है। तिब्बती पठार से उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इस नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 3610 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है, ये 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये कितने देशों से होकर बहती है, 3 देशों से होकर बहती है। 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं जिससे होकर ये बहती है, तो याद रखिएगा, चीन हो गया। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा भारत, और इसके बाद आपको याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा कि एक हुआ था सिंधु जल समझौता, हुआ था 1960 में, हुआ था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। इसके बाद यहाँ पे जो है याद रखिएगा, सिंधु की सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा कि इसकी जो है ना 5 सहायक नदी है। ठीक है, तो सिंधु की 5 सहायक नदियों के बारे में आपको याद रखना है, 5 सहायक नदियां। ठीक है, तो इसकी 5 सहायक नदी आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा नदी है, झेलम नदी है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है चेनाब नदी, रावी नदी, चेनाब नदी। इसके बाद याद रखिएगा रावी नदी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है व्यास और सतलज, व्यास नदी। और इसके बाद आपको याद रखना है सतलज नदी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा, जो झेलम नदी का जो उद्गम होता है ना, ये वेरीनाग से होता है। ठीक है ना, जो कि ये कश्मीर में जो है इसका उद्गम होता है, और बाद में ये चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरीनाग से इसका उद्गम होता है, वेरीनाग से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ उद्गम। ठीक है, और इसके बाद जो है याद रखिएगा, ये बाद में जो है ये किससे मिल जाती है, चिनाब से चिनाब में मिल जाती है।
चेनाब में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ चेनाब नदी, तो चेनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रा से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश लिख देती हूँ। ठीक है, बारालाचा दर्रा पूछेगा तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश लिख देती हूँ। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना, और फिर ये जाके सतलज में मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ रावी नदी का जो उद्गम होता है ये भी हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, और व्यास नदी का जो ये उद्गम जो होता है ये रोहतांग के पास से होता है। ठीक है ना, तो इसका उद्गम होता है रोहतांग से। ठीक है, और सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये राकसताल से। ठीक है ना, राकसताल से होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के में जो है ना राजधानी नहीं था, इसमें से आपको बताना है कौन सा है, अवंती, श्रावस्ती, उज्जैन या फिर कौशाम्बी। तो देखिए कौशाम्बी जो है ना, ये आपको याद रखना है, इसकी जो राजधानी थी, ये कौशाम्बी जो है ना ये वत्स की राजधानी थी। ठीक है ना, वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी थी। उज्जैन जो है याद रखिएगा ये है ना आपके अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी, और जो श्रावस्ती थी ना ये आपके कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे अवंती जो है ना ये राजधानी नहीं था, अवंती जो था ये क्या था, अवंती महाजनपद था। ठीक है, अवंती जो है महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक महाजनपद था। देखिए, अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में के बारे में बता रही हूँ कि देखिए टोटल जो कुल महाजनपद है वो कितने हैं, तो कुल महाजनपद जो है, कुल महाजनपद है, ठीक है, तो कुल महाजनपद जो है ये है आपका 16 महाजनपद है, जिसमें से 15 महाजनपद उत्तर भारत में है। 15 महाजनपद कहाँ है, उत्तर उत्तर भारत में है, और एक महाजनपद जो है, एक महाजनपद दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे उस टाइम, तो उत्तर प्रदेश में यूपी में कुल 8 महाजनपद थे। ठीक है, तो यूपी में कुल 8 महाजनपद थे, तो वो कौन कौन सा 8 महाजनपद था, तो याद रखिएगा एक हो गया आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और उसके साथ राजधानी लिखती चलूंगी। ठीक है, तो एक हो गया था काशी महाजनपद। इसके बाद हो गया आपका कौशल महाजनपद, ये भी आपके यूपी में था। इसके अलावा आपको याद रखना है आपका मल मल महाजनपद। उसके बाद इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो काशी की जो राजधानी थी ना ये वाराणसी थी। ठीक है, ये मैं राजधानी लिख रही हूँ। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, राजधानी। ठीक है, तो याद रखिएगा वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। ठीक है, मल की राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ और कौन सा हो गया, पांचाल हो गया। पांचाल हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आपका सूरसेन हो गया, सूरसेन। ठीक है ना, इसके बाद याद रखिएगा कुरु हो गया। इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो पांचाल की राजधानी थी आपका अहित छत्र, अहित छत्र। इसके बाद सूरसेन की राजधानी जो थी ये कहाँ थी, मथुरा। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
ठीक है। तो कितने महाजनपद का मैं लिखा चुकी हूँ, मैं अभी 6 का लिखाई हूँ। 6 7 8 2 महाजनपद और आपके बच जाते हैं, तो एक आपका हो गया कौन सा, वत्स, और दूसरा वज्जी, सॉरी वस्त और छेदी, और छेदी। ठीक है, तो ये टोटल 8 महाजनपद है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पुरंदर की संधि 1665 किस किस के बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो है ये किसके किसके बीच हुई थी, शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुई थी, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी, शिवाजी और बीजापुर के आदिल शाह के बीच हुई थी, या फिर शिवाजी और शाइस्ता खान के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा पुरंदर की संधि जो हुई थी, ये हुआ था 1665 में हुआ था, और शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पुरंदर की संधि थी, इसमें क्या था, इसमें जो शिवाजी को है ना 23 किले जो है वो किसको, राजा जय सिंह जो थे ये मुगलों की तरफ से थे। ठीक है ना, तो 23 जो किले थे वो मुगलों को देना पड़ा था, और 12 किले जो है वो अपने पास रखे थे, और 23 किले जो है वो मुगलों को दिए थे। ठीक है ना, तो ये था, यही संधि हुआ था पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच हुआ था। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी संधि लिखाती हूँ और उसका डेट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा बीजापुर का संधि, बीजापुर संधि। तो बीजापुर संधि जो है ये कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा, बीजापुर हुआ था 1662 में। ठीक है, 1662 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो ये जो है ना ये भी शिवाजी के बीच हुआ था और आदिल शाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये भी संधि शिवाजी और आदिल। इसके बाद आपको याद रखना है सालेबाई की संधि, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं वही दिखा रही, ठीक है ना। सालेबाई संधि, तो ये संधि कब और किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो संधि हुआ था, ये हुआ था आपका 1782 में हुआ था। ठीक है, और ये संधि जो हुआ था ना, ये अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच। और ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो अंत हुआ था, ये इसी संधि के बाद। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था किस संधि से, तो सालेबाई की संधि। ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दलहन फसल में बताइए कि कौन सी दलहन फसल है जिसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन है। तो याद रखिएगा, मूंग, मटर, अरहर या फिर चना। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चना का सबसे ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, चना जो है ये आपकी कौन सी फसल है, तो चना आपकी रबी फसल है या फिर आपका खरीफ फसल है। तो याद रखिएगा चना जो है ना ये आपका एक रबी फसल है। ठीक है ना, रबी फसल है। और याद रखिएगा सबसे अधिक जो है ना क्षेत्रफल में जो है इसी का होता है। ये खासकर अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा चना जो होता है, इसका उत्पादन क्षेत्र जो है कौन सा है, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन क्षेत्र। तो इसका जो उत्पादन क्षेत्र है ना ये बुंदेलखंड है। ठीक है, तो इसका उत्पादन बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड में बहुत सारा, जैसे अगर मान के चलिए आपका कौन कौन सा है, तो हो गया आपका बांदा, महोबा, इसके बाद चित्रकूट, ललितपुर, ये सारा जो है ना ये सब ज्यादा हो गया। ठीक है ना, चित्रकूट, ललितपुर, चित्रकूट, ललितपुर।
ठीक है? तो यहाँ पे है ना ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है? इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे आपका आता है अरहर, जिसे हम तुर भी बोलते हैं। अरहर, अरहर या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, तुर, और इंग्लिश में इसे पिजन पी कहते हैं। तो क्या देखिएगा, ये दूसरा सबसे बड़ा मतलब इसका उत्पादन होता है, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका खरीफ के मौसम में ये बोया जाता है। खरीफ के मौसम, खरीफ के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। और ये खासकर इसका जो उत्पादन क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं इसका उत्पादन क्षेत्र, ठीक है ना, तो इसी जगह साइड में लिख देती हूँ, जगह नहीं है, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। तो इसका उत्पादन क्षेत्र है ना पूर्वांचल, पूर्वांचल हो जाएगा। पूर्वांचल में आपका कौन-कौन सा आ जाएगा, तो पूर्वांचल में आपका गोरखपुर वगैरह जो है ना, ये पूर्वांचल में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो गोरखपुर, देवरिया, ये सब जो है ना यूपी का, ये सारे क्षेत्र में जो है आपका ये क्या कहते हैं, अरहर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ये मसूर आता है, ठीक है ना, ये यूपी के तराई क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ। तीसरे नंबर पे आपका कौन आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका आता है मसूर। और मसूर जो है याद रखिएगा यूपी के तराई क्षेत्र में, यूपी के तराई क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। और यह देखिएगा मसूर आपका जो है ना ये भी मतलब रबी का ही फसल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं, अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो है दलहन उत्पादन में भारत के कुल उत्पादन का कितना परसेंट हिस्सा है, तो याद रखिएगा यूपी का दलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन में भारत का कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का कितना, 10 से 12% है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि आपको क्या याद रखना है कि ये दलहन उत्पादन में जो है ना याद रखिएगा यूपी तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दलहन उत्पादन में यूपी, ठीक है ना, यूपी तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये पहले स्थान पे कौन सा हो जाएगा, पहले स्थान पे है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या फिर जो है राज्यवर्धन राठौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, और किसमें, तो शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में, यानी कि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये इन्होंने जो है ये पदक जो जीता था, कहाँ जीता था, तो याद रखिएगा इन्होंने ये पदक 2008 में जीता था, बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है याद रखिएगा ये दूसरे स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय, ठीक है, दूसरे स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय, जीतने वाले भारतीय, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने जो है कब जीता था, तो टोक्यो में 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, और भाला फेंक में, ठीक है।
टोक्यो 2020 में। और कौन से खेल में? भाला फेंक। भाला फेंक में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं पीवी सिंधु की बात करूँ, तो पीवी सिंधु के बारे में इस साइड लिख देती हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो पीवी सिंधु के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने रजत पदक और कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने रजत और कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो इन्होंने जो है रजत पदक कब? तो रजत पदक इन्होंने जो है 2016 में, ठीक है। और कांस्य पदक जो है याद रखिएगा 2020 में जीता था, ठीक है। इसके बाद राज्यवर्धन राठौर के बारे में लिख लीजिएगा, इन्होंने एथेंस के 2004 में जो है रजत पदक जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कोई एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी नहीं है। तो कौन सी वो नदी है? तुंगभद्रा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, या फिर महानदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। महानदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बाकी ये जो 3 नदियां हैं, ये 3 नदियां आपकी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो पहले मैं इन 3 नदियों के बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जैसे आपका तुंगभद्रा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी नदी हो गया। जो गोदावरी नदी है ना, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी के बारे में आपको क्या रखना है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, ये कितनी किलोमीटर? तो 1465 किलोमीटर जो है ये लंबी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कृष्णा नदी हो गई, जो कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से ये निकलती है। और आपके जो है तुंगभद्रा नदी जो है, याद रखिएगा, ये आपके कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम वरा पर्वत से, ठीक है ना। तो ये आपके पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके बाद जो महानदी है, ये आपके पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ठीक है ना। तो पहले महानदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसे पूर्व की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। पूर्व की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो उद्गम होता है ना, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। और कौन सी पर्वत से? तो सिहावा पर्वत से, ठीक है। इसका उद्गम, ठीक है। तो इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, ठीक है। रायपुर जिले से। और इसका जो है उद्गम कहाँ से? रायपुर जिले के सिहावा पर्वत से। सिहावा होगा। सिहावा, ठीक है, थोड़ा उल्टा लिखा गया था। सिहावा पर्वत से, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र से ये बहती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इस नदी का जो बहाव होता है, ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो बहाव इसका याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से, तो इसका उद्गम ही होता है। तो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से बहती हुई ये कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ से बहती हुई उड़ीसा, उड़ीसा से बहती हुई झारखंड, उड़ीसा से बहती हुई झारखंड, और झारखंड से बहती हुई ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से ये कहाँ गिर जाती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से इस नदी का बहाव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, इस नदी की लंबाई
ठीक है, तो 858 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है, 858 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, तो एक नदी होती है जो पूर्व की ओर बहती है और एक नदी जो होती है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट से जो निकलती है तो कुछ नदियाँ जो होती है ये पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, और कुछ नदियाँ जो है ये याद रखिएगा ये पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कुछ नदियाँ जो पूर्व की ओर से बहती है, तो पूर्व की ओर से कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो जैसे आपका हो गया गोदावरी हो गया, ठीक है ना, गोदावरी। इसके बाद हो गया आपका कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है पूर्व की ओर बहती है। वहीं अगर मैं पश्चिम की ओर की बात करूँ तो ताप्ती नदी, पेरियार नदी, ये सब पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना, ताप्ती, पेरियार, पेरियार नदी, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा आपका हो गया ये मांडवी नदी, ये सब जो है ना आपके कौन साइड, ये बहती है आपके पश्चिम के साइड, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। एक काम करते हैं इसे बॉक्स में लिख देती हूँ, ठीक है। तो पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो ये पश्चिम की ओर ये नदियां बहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव रक्त का वह तरल भाग जिसमें जल, लवण और प्रोटीन होते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। तो मानव रक्त का तरल भाग है जिसमें जल, लवण और प्रोटीन होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है जिसमें लाल रक्त कोशिका हो गया, श्वेत रक्त कोशिका हो गया, प्लेटलेट जो हो गया ना वो तैरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि प्लाज्मा, ठीक है। ये जो है इसमें जल, लवण, प्रोटीन होते हैं, तो पहले ये लिख लीजिए। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसमें ये जो है तरल भाग होता है, तरल भाग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तैरते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तैरते हैं। देखिए प्लाज्मा जो होता है ना ये तो तरल भाग होता है, इसका मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 55% रक्त का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा ये क्या होता है, 55% रक्त का हिस्सा होता है, रक्त का हिस्सा होता है, ठीक है। जिसमें आपका 90 से 92%, 92% कह सकते हैं, 90 से 92% जो है आपका, इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है इस तरीके से 90 से 92%, ठीक है ना, 92% जो है ये जल, लवण, प्रोटीन, प्रोटीन में आपका बहुत सारा जाएगा, चाहे वो एल्यूमिनियम हो गया या फिर ग्लोबिन हो गया, फाइब्रोबिनोजोन हो गया, ये सारे जो है ना ये आपके प्रोटीन में आते हैं। तो याद रखिएगा ये जल, लवण, प्रोटीन और हार्मोन, और हार्मोन, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, इसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और इसके बाद याद रखिएगा कि जो ये जो होता है ना हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हल्के पीले रंग का होता है,
हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना आपका ये इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? तो इस तीनों का निर्माण, ठीक है? चाहे वो प्लेटलेट हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और आरबीसी हो गया, ठीक है? तो इस तीनों का अगर मैं निर्माण की बात करूँ कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है? तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो प्लेटलेट होता है इसका अगर आपसे नाम पूछे कि इसका अलग जो नाम होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो अलग नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइटस। अब जगह नहीं है तो मैं कैसे ऐड करूँ, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का मैं रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटस। थ्रोम्बोसाइटस, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस। और आपको बताना है कि आरबीसी का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? देखिए, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है। यानी कि ऑप्शन ये बोल रहा है कि जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, या फिर ऑप्शन बी जब व्यय आय से अधिक हो, या फिर ऑप्शन सी जब एकत्रित राजस्व व्यय की तुलना में नगण्य हो, यानी कि नग्न मतलब शून्य हो, या फिर ऑप्शन डी जब व्यय की गई राशि एकत्रित राजस्व के बराबर हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब एकत्रित राजस्व जो है आवश्यक व्यय से अधिक हो, ठीक है ना? तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आया होगा कि जब एकत्रित राजस्व आवश्यक वैसे अधिक हो। देखिए, सिंपली मैं आपको समझाती हूँ कि बजट अधिशेष होता क्या है। बजट अधिशेष वो होता है मतलब ऐसी स्थिति होती है जब मतलब कि सरकार का कुल राजस्व जो है उसके कुल व्यय से अधिक होता है। यानी राजस्व अगर मतलब उनका ज्यादा होगा, व्यय मतलब क्या होता है? व्यय मतलब खर्च होता है। तो इनके खर्च से मतलब कि अधिक होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बजट अधिशेष। यानी कि अधि और शेष यानी ये बच रहा है, ठीक है ना? शेष मतलब क्या होता है? शेष मतलब बच रहा है। तो यानी कि जब इनका जो राजस्व है वो खर्च से अधिक है, तो मतलब कि ये तो है ना, ये खर्च से ज्यादा है, तो ये इनको क्या हो रहा है? शेष हो रहा है, यानी ये बच रहा है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि सरकार जितना खर्च करती है मतलब कि उससे ज्यादा वो कर हो गया या फिर कोई शुल्क हो गया या फिर और भी स्रोत होता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह, जीएसटी वगैरह, ये सारे से जो आते हैं ना उससे मतलब ये इनको हो जाता है, ठीक है ना? तो मतलब कि सरकार जितना खर्च करती है उससे ज्यादा वो कर वगैरह से प्राप्त कर लेती है। तो यही होता है आपका बजट अधिशेष, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है ये कौन सा है? आपका पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले वायु मृदा अपरदन होता क्या है? तो वायु मृदा अपरदन वो होता है यानी कि जो तेज हवाएं जो है ना वो मिट्टी की कणों को उड़ाकर ले जाती है, ठीक है ना? तो वायु मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? तेज हवाएं, तेज हवाएं मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती है। मिट्टी के कणों को, मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती है।
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायु मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि मतलब जो शुष्क मिट्टी वाले क्षेत्र जो होते हैं ना, यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा होता है और फिर जो है ना फसल उत्पादन वगैरह से भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ कि पश्चिमी क्षेत्र ही अगर क्यों प्रभावित है, तो यहाँ पे जो है ना, जो पश्चिमी क्षेत्र है अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका शुष्क और अर्ध शुष्क है। यहाँ की जलवायु जो है ये कैसी है? जलवायु, ठीक है? तो यहाँ की जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क। और यहाँ की जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी कैसी होती है? ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो रेतीली और हल्की दोमट होती है। रेतीली और हल्की दोमट, ठीक है। तो और ये खासकर अगर मैं बात करूँ कि पश्चिमी क्षेत्र में आपका कौन कौन सा जिला आ जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में जैसे कि आपका आ जाता है आपका आगरा हो गया, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में आता है, यूपी का आगरा जिला हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका अलीगढ़ हो गया, ठीक है, आगरा अलीगढ़। इसके बाद मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये सब आपका पश्चिमी क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो भारत में अगर मैं वायु मृदा प्रदूषण में बात करूँ कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में वायु मृदा अपरदन, वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका जो है राजस्थान का थार मरुस्थल हो गया, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र हो गया, ठीक है ना। राजस्थान का थार मरुस्थल, इसके बाद याद रखिएगा गुजरात का, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र, कच्छ और सौराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ियां है जो आपके ये क्या कहते हैं पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो नागा पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां या फिर मिजो की पहाड़ियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये सेवराय पहाड़िया, ठीक है ना। तो ये आपके जो है पूर्वांचल श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ये आपके कहाँ पड़ता है, ये आपके दक्षिण का हिस्सा है, यानी कि ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपके जो है दक्षिण दक्षिण में पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नागा पहाड़िया, तो नागा पहाड़िया आपके कहाँ है, तो नागा पहाड़िया आपके नागालैंड में है, नागालैंड में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मणिपुर की पहाड़िया, तो मणिपुर की पहाड़िया आपके मणिपुर में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपके जो है मीज़ो पहाड़िया, तो मीज़ो पहाड़िया जो है ये कहाँ है, तो ये आपके सॉरी मिजोरम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है ना, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मतलब जो औसतन अगर मैं लगभग वर्षा की बात करूँ तो कितना सेंटीमीटर होता है? तो लगभग, लगभग लिख लेती हूँ, लगभग, लगभग 54.4 सेंटीमीटर। 54.4 सेंटीमीटर वर्षा जो है यहाँ पे मतलब कि दर्ज किया गया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि मथुरा जो है ना, यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपका जो ये मथुरा जो पड़ता है ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका मथुरा पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होता है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि कहाँ ज्यादा वर्षा होती है। अगर ये भी पूछ ले कि सबसे अधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, पश्चिमी में, उत्तर में, दक्षिण में, तो फिर वहां पे भी आंसर आपको कर पाना मुश्किल होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पॉइंट समझना है। ठीक है ना, एक आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है ना, पूर्वी में जो है याद रखिएगा सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितना, तो 120 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया उस पूर्वी। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है क्या होता है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो वर्षा होता है सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा होता है। और यहाँ पे वर्षा जो होता है वो कितना होता है, 50 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रिहन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रिहन बांध जो है ये ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सोनभद्र में जो है रिहन बांध है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो रिहन बांध है ना, ये कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर है। ठीक है, और रिहंद नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिहंद बांध है इसका निर्माण आरंभ कब हुआ था? निर्माण आरंभ, ठीक है, तो इसका निर्माण आरंभ हुआ था 1953 में, 1953 में हुआ था। और इसका जो है ना ऊंचाई और लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 91.5 मीटर।
ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई हो गया, इसके बाद लंबाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई है 934 मीटर। और इसका जो जलाशय है उसका नाम क्या है, इस पे जो जलाशय बनाया गया है जलाशय, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है याद रखिएगा ये आपके क्या नाम है, हाँ, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो, और अगर मैं बात करूँ जैसे कि रिहन बांध हो गया, इसका याद रखिएगा माता टीला बांध। तो ये सारा मैं यूपी का ही लिखा रही हूँ, ठीक है ना, माता टीला बांध। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा ये आपके यूपी के आपका जो ललितपुर जिला है ना, वहाँ ललितपुर में। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है कौन सा, ये डोंगरी बांध। तो डोंगरी बांध कहाँ है, तो झांसी में है डोंगरी बांध। ठीक है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा ये आपके झांसी में पड़ता है, झांसी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एन एक किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है। तो Na जो है ये कौन सी तत्व का रासायनिक प्रतीक है, सोडियम, नाइट्रोजन, नियोन या फिर निकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। तो देखिए सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Na, ठीक है ना। सोडियम का रासायनिक नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक होता है N। नियोन का ये जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Ne। और निकल का रासायनिक प्रतीक होता है Na। ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा हम सोडियम के बारे में बात करेंगे। तो सोडियम के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि सोडियम जो है ये क्षार धातु है। क्षार धातु है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये है ना नरम धातु होता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जाता है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि सोडियम की जो खोज है ये किसने की है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी खोज डेवी ने की है। ठीक है। और डेवी ने कब की थी, 1807 में। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, आग नहीं लगने की वजह से। ठीक है ना, डुबो कर रखा जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि ये वायु और जल के साथ जो है ना बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। वायु और जल के साथ तेज प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 18 फरवरी को या फिर 12 जनवरी को। तो देखिए इसमें जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना वो दिया ही नहीं हुआ है डेट। ठीक है ना, तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो होता है ना, ये कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। 12 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को आपको याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है किनकी जयंती पे? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सौर कोशिका बनाने में किया जाता है? यानी कि किसका उपयोग जो है ये सोलर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अब इसमें जो है ना रासायनिक प्रतीक दे दिया हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि रासायनिक प्रतीक आपको याद रखना ही है। तो जो है एस जो होता है ये सल्फर है, इसका रासायनिक प्रतीक सल्फर। ठीक है। और एसआई जो होता है ना ये सिलिकॉन है, इसका रासायनिक प्रतीक जो है सिलिकॉन का ये रासायनिक प्रतीक है। ठीक है ना, सिलिकॉन। ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन का जो उपयोग होता है फोटोवोल्टिक यानी कि सोलर सेल बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो आपका ये सिलिकॉन जो होता है ये क्या होता है, ये सूर्य की रोशनी को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सिलिकॉन जो होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको याद रखना है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होता है। अर्धचालक होता है। अर्धचालक होता है। ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में प्रवर्तित प्रवर्तित करता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ना मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन जो है सेल जो होता है ना ये आपका जो है जो सौर पैनल जो होता है, सौर पैनल में जो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में जो है सेल सिलिकॉन से जो है ये बना होता है। ठीक है ना, ये जो इसका जो सेल्स होता है ये सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है ना। और याद रखिएगा सिलिकॉन जो है याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो सल्फर जो होता है ना, सल्फर जो है याद रखिएगा ये आपका जो है बैटरी में उपयोग होता है। ठीक है ना, सोलर सेल में नहीं होता है, ये बैटरियों में उपयोग होता है। ठीक है। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि सौर पैनल होता है उसमें मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स जो होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो लिख देती हूँ मैं। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सौर पैनल, सौर पैनल। ठीक है। तो ये इसमें जो है याद रखिएगा इसमें जो है मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन
मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है ना। पॉलीक्रिस्टलाइन जो सेल्स होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है गुड़ी पड़वा त्योहार को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो नववर्ष होता है ना, ये होता है उगादि या फिर युगादि भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। युगादि जो है याद रखिएगा, ये आपके कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नववर्ष है। और आंध्र प्रदेश का नववर्ष है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको राज्य लिखा रही हूँ और उसका नववर्ष लिखा रही हूँ। ठीक है ना, राज्य एंड नववर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जैसे अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का नववर्ष क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का नववर्ष है गुड़ी पड़वा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पंजाब का नववर्ष। ठीक है, तो पंजाब का जो नववर्ष होता है वो होता है बैसाखी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तब ये आपके जो है आपके बंगाल, ठीक है ना, बंगाल का याद रखिएगा, और केरल। ठीक है, तो बंगाल का जो नववर्ष होता है वो कौन सा है, तो बंगाल के नववर्ष को पोइला बैसाख के नाम से जानते हैं, पोइला बैसाख। ठीक है, और केरल का जो है ये होता है विशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था। तो अहिल्या किले को जो है कौन से इस पे जो है निर्मित किया गया था, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर इसे जो है निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसे जो है किसने बनाया था, तो याद रखिएगा इसे जो है महारानी अहिल्या बाई होलकर ने बनवाया था। ठीक है ना, तो इसकी निर्माता कौन है। ठीक है, तो इसके निर्माता कौन है, तो याद रखिएगा महारानी अहिल्या बाई होलकर। महारानी अहिल्या बाई, थोड़ा मेरे राइटिंग पे नहीं जाएगा, थोड़ा मेरा राइटिंग अभी खराब हो रहा है। ठीक है, अहिल्या बाई होलकर। ठीक है, और ये जो है कौन सी वंश की थी, महारानी अहिल्या बाई होलकर। तो ये होलकर वंश की शासक थी। ठीक है ना, होलकर वंश की शासक। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के तट पे तो कौन से राज्य में, तो याद रखिएगा ये जो अहिल्या का किले का निर्माण हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1765 से 1796 के बीच। ठीक है ना, तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1765 से 1796 के बीच। ठीक है,
इसका मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि बताइए आगरा का जो किला है ये कहाँ है? तो आगरा के किला से नाम से ही स्पष्ट होता है। ये कहाँ है आपका? ये है आपका यूपी में, ठीक है ना? ये उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपके जो है मेहरानगढ़ का किला, तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? तो याद रखिएगा मेहरानगढ़, मेहरान, मेहरानगढ़ किला। तो ये आपका कहाँ है? तो मेहरानगढ़ किला जो है ये राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है? व्यास की, रावी की, झेलम की या फिर चेनाब की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशन गंगा जो है ये झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। और याद रखिएगा पाकिस्तान में जो है किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में जो है इसे कौन सी नदी के नाम से, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नीलम नदी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है किशन गंगा की, ये कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है कृष्णसर झील से। कृष्णसर झील से। और कृष्णसर झील कहाँ है? तो याद रखिएगा कृष्णसर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपके इस ये जो किशन गंगा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 245 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 245 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो उस समय जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था। तुगलक वंश का, तुगलक वंश का दूसरा शासक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका जो शासन काल, ठीक है। तो इसका जो शासन काल था वो 1325 से 1351, ठीक है ना। तो इनका शासन काल था 1325 से 1351 ईस्वी जो है इनका शासन काल था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ना इनके समय जो है अगर मैं बात करूँ कि इन राजधानी जो थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ठीक है ना। राजधानी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित स्थानांतरित की थी, ठीक है ना, किए थे। तो इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है ना। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1347 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके जो संस्थापक थे वो थे अलाउद्दीन हसन बहमनसा, ठीक है ना। तो संस्थापक भी लिख लीजिए, संस्थापक, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमनसा, अलाउद्दीन हसन बहमनसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है आपका? अभ्रक, तांबा, थोरियम या फिर यूरेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है ना? देखिए, अभ्रक जो होता है ये एक विद्युत इंसुलेटर होता है, ठीक है ना? लेकिन जो थोरियम होता है ये आपका एक रेडियोधर्मी खनिज है, ठीक है ना? तो थोरियम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये आपका रेडियोधर्मी खनिज है। रेडियोधर्मी खनिज है, ठीक है ना? और याद रखिएगा ये भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? मोनोजाइट। भारत के तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में खासकर अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जैसे कि केरल वगैरह में जो है ना ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना? और इसका जो थोरियम का जो उपयोग होता है ये किसमें होता है? तो याद रखिएगा इसका उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा की में होता है, ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि थोरियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 90। परमाणु संख्या, ठीक है? तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 90। और इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है, रासायनिक प्रतीक, तो रासायनिक प्रतीक इसका क्या है? TH, ठीक है ना? तो गाइज आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। और रही बात PDF की, तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने सारे क्वेश्चन को देखा है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आपने चीज़ों को नोट की है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे कह सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको PDF सेंड कर दूँगी, या फिर आप कमेंट में ही बोल दीजिएगा तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।